जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। आइए देखते हैं इस चैप्टर में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु का एक उदाहरण है। तो पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन में सहायक होती हैं। पूंजीगत वस्तुओं को जो है हम उत्पादक वस्तुएं भी कहते हैं। विकल्प लिखते हैं, परिवार में उपभोग के लिए फ्रिज। तो यहाँ पे जो फ्रिज होगा ये उपभोक्ता वस्तु होगा क्योंकि ये परिवार के लिए है। परिवार में उपयोग के लिए सिलाई मशीन, तो ये भी जो उपभोक्ता वस्तु होंगी। उपभोक्ता वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं होती है जिन्हें जो है उपभोक्ता क्रेता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, उपयोग करता है। लेकिन जो उत्पादक वस्तुएं होती हैं, इन उत्पादक वस्तुओं के माध्यम से हम दूसरे प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ये कहीं न कहीं उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देती हैं। दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए सिलाई मशीन, तो ये सिलाई मशीन जो यहाँ पे है, जो दर्जी की दुकान में है, इस सिलाई मशीन के माध्यम से वो नए नए कपड़े की सिलाई करता है और आय का सृजन करता है। तो यहाँ पे वो 4 पैसे कमा रहा है। तो यहाँ पे जो सिलाई मशीन है ये पूंजीगत वस्तु है, उत्पादक वस्तु है। तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा देखते हैं, किसान द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग खेती करने के लिए होता है। यहाँ ट्रैक्टर किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है। अगर किसान जो है ट्रैक्टर का प्रयोग जो है ट्रैक्टर से खुद का खेत अगर जोत रहा है, अपना खेत जोत रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो ट्रैक्टर होगा वो उपभोक्ता वस्तु होगी। लेकिन जो है अगर किसान ने जो ट्रैक्टर लिया है उससे वो दूसरों के खेतों को जोत रहा है और 4 पैसे कमा रहा है, तब वही ट्रैक्टर जो है उत्पादक वस्तु हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है किसान द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग खेती करने के लिए होता है, यानी कि किसान यहाँ पे जो है अपनी खेती को जोत रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ट्रैक्टर होगा ये उपभोक्ता वस्तु होगा। तो दूसरे का राइट आंसर होगा ए होगा। तीसरा देखते हैं, आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये हैं। यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है। तो यह स्टॉक का उदाहरण है। स्टॉक की माप जो है समय की किसी बिंदु पे होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समय का जो बिंदु है वो 5 अप्रैल 2021 को देखा जा रहा है कि इस तारीख को, इस डेट को जो है आप खाते में कितना है, 50,000 रुपये। तो ये स्टॉक का उदाहरण है। तो तीसरा का ये आंसर होगा। आगे देखते हैं। चौथा, आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो विक्रेता से क्रेता की ओर जो प्रवाह होता है इसको बोलते हैं वास्तविक प्रवाह बोलते हैं। तो चौथे का आंसर होगा बी, वास्तविक प्रवाह। पांचवा देखते हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हुए बिना मौद्रिक प्रवाह में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं वस्तुओं सेवाओं का जो प्रवाह है इसमें हम वृद्धि नहीं कर रहे हैं। वस्तुओं सेवाओं की जो पूर्ति है वो स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में जब हम मौद्रिक प्रवाह बढ़ाएंगे, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएंगे, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मुद्रास्फीति का मतलब वस्तुओं सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ना शुरू कर देंगी जब हम मौद्रिक प्रवाह को बढ़ाएंगे। तो पाँचवें का राइट आंसर होगा ए होगा। आगे देखते हैं। छठा देखते हैं, किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी जो है हम देखते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में देखते हैं कि उत्पादन के साधनों द्वारा जो है उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद। सातवां देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटाने से क्या प्राप्त होता है। तो जो हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी में से यदि आप जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी अगर निकाल देंगे तो इसको बोलेंगे मूल्यह्रास कहा जाता है, या इसको आप घिसावट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घिसावट भी कर सकते हैं इसको। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो है पूंजीगत वस्तुओं में जो टूट फूट होती है, जो घिसावट होती है, उस पर जो खर्चा होता है, जो व्यय होता है, उसे बोलते हैं घिसावट व्यय होते हैं। तो हम जब जीडीपी में से जो है क्या करते हैं, जीडीपी
इस जीडीपी में से जब हम मूलहरास निकाल देते हैं या घिसावट निकाल देते हैं तो ये आ जाता है हमारा एनडीपी आ जाता है। तो एनडीपी को जब इधर ला जाएंगे, जीडीपी को इधर लाएंगे तो एनडीपी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जीडीपी इधर आएगा तो ये मूलहरास इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसको बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद का जो अंतर आएगा इसको बोलते हैं घिसावट व्यय बोलते हैं। तो सातवें का राइट आंसर होगा सी होगा। उठा देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय जो होती है ये देखा जाता है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट पे देखा जाता है। साधन लागत पे एनएनपी कितना है, एनएनपी देखा जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर का नेट नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है इसको एट फैक्टर का। साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये है। तो 8वें का डी आंसर होगा, यही है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। 9वां देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता। तो जीडीपी की जब हम गणना करते हैं तो हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं करते हैं, हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं करते हैं क्योंकि ये कोई आर्थिक क्रिया नहीं है, ये गैर आर्थिक क्रिया है। और इस जो है इस हस्तांतरण भुगतान के बदले जो है अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं होता है, ये बिना किए मिल जाता है। तो 9वें का सी आंसर होगा, हस्तांतरण भुगतान को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न देखते हैं। अगर किसी देश का निर्यात की तुलना में आयात अधिक है तो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होगा। तो एक तरफ है जीडीपी और एक तरफ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी की बात हो रही है, कह रहा कि आयात अधिक है, आयात अधिक है। तो इसको हम इस तरह समझ लेंगे। पहले जीडीपी में हम क्या करते हैं, जब एनएफआईए जोड़ देते हैं, एनएफआईए जोड़ देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो शेष विश्व से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय होती है इसको जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है जीएनपी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जीएनपी। तो यहाँ पे जीएनपी पॉजिटिव तब होता है जब हमारा आयात कम होता है और निर्यात अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयात अधिक है, निर्यात कम है। जब आयात अधिक होगा तो हमको आयातों पर भुगतान अधिक करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो एनएफआईए होगा, ऐसी स्थिति में जो एनएफआईए होगा ये निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम क्या करेंगे, जीडीपी में से माइनस एनएफआईए करेंगे तो हमको मिल जाएगा जीएनपी मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं जीडीपी में से एनएफआईए को घटा रहे हैं तब हमको जीएनपी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जीडीपी बड़ा है और जीएनपी क्या है? कम है। जीडीपी में से घटाने पर एनएफआईए को घटाने पर जीएनपी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आयात अधिक होगा तो जीडीपी जो होगा वह जीएनपी से अधिक होगा, यानी सकल घरेलू जो उत्पाद होगा वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होगा, या जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा वह सकल घरेलू उत्पाद से कम होगा। तो विकल्प हम लोग देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोनों बराबर होंगे, गलत है। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद अधिक होगा, ये भी गलत है। जीडीपी अधिक होगा। फिर गलत, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कम होगा, ये कम होगा। तो यानी ये आंसर है। तो 10वें का सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11वां, अप्रत्यक्ष कर से अनुदान सहायकी को घटाने पर प्राप्त होता है। तो जो अप्रत्यक्ष कर होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स से जब हम सब्सिडी घटा देते हैं, अनुदान को घटा देते हैं तो ये मिल जाता है एनआईटी मिल जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है, जिसको बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये है। तो 11 का डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से क्या जानकारी नहीं मिल सकती है।
राष्ट्रीय आय में उत्पादन के साधनों का योगदान, ये राइट आंसर है, ये मिल जाता है। राष्ट्रीय आय से पता चलता है कि उत्पादन प्रक्रिया में साधनों का योगदान कितना है। राष्ट्रीय आय में क्षेत्रकों का योगदान, इसकी भी जानकारी मिल जाती है कि राष्ट्रीय आय में प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों का योगदान कितना है। देश की आर्थिक क्रियाओं के स्तर की माप, इससे भी राष्ट्रीय आय की जानकारी, राष्ट्रीय आय से इसकी भी जानकारी मिल जाती है। लोगों का आर्थिक कल्याण, लोगों का आर्थिक कल्याण ये राष्ट्रीय आय का विषय नहीं है। राष्ट्रीय आय से लोगों के आर्थिक कल्याण की जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तो 12 का डी आंसर होगा, 12 का डी। 13 देखते हैं। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है। तो स्थिर कीमत पर हम जब देखेंगे तो राष्ट्रीय आय का जो दूसरा नाम होगा, इसी को बोलते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो 13 का सी हो जाएगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय। चौथा देखते हैं, 14वां देखते हैं। जीएनपी डिफ्लेक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो जीएनपी डिफ्लेक्टर अगर ज्ञात करना तो इसका सूत्र होता है नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100। यही इसका राइट आंसर है। 14 का ए होगा राइट आंसर, नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100। आगे देखते हैं 15। भारत में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों के वेतनादि भत्तों को किस देश के घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा। तो भारत में जो है अमेरिकी दूतावास रह रहा है, तो इस पर जो खर्चा आएगा, जो व्यय आएगा, ये अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो अमेरिका होगा, 15 का डी होगा। तो ये रहा 15 प्रश्नों का एक सेट रहा। और इस चैप्टर में से 2 या 3 प्रश्न जो है जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए इसे आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।